नमस्कार, मैं हूं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 9 अगस्त, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर कैंट स्टेशन यार्ड में इंटरलॉकिंग काम की वजह से 22 दिनों तक रेल संचालन प्रभावित। संत कबीर नगर जिले के इस 250 साल पुराने बर्तन के उद्योग को मिला जीआई टैग। जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के पास प्लॉट लेने का शानदार मौका। इन दो खिलाड़ियों के बिना विश्व कप 2023 में टीम इंडिया की बढ़ सकती है मुश्किलें। प्राइमरी स्कूलों में सबसे ज्यादा एडमिशन लेने में यूपी का यह जिला सबसे आगे। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में निकली भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक योग्यता परीक्षा के लिए अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 30 अगस्त 2023 है। यदि इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी को 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। इसमें न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क की यदि बात करें तो सामान्य और ओबीसी को 185 रुपए और SC/ST को 25 रुपए देने होंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम जानेंगे शहीद स्मारक धानापुर के बारे में। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में आपको यह शहीद स्मारक देखने को मिलेगा। बता दें कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंदौली जिले के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जब 9 अगस्त वर्ष 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का आह्वान किया था तो इसका असर धानापुर पर सैयद राजा की सीमा तक देखने को मिला। इसी क्रम में चंदौली जिले धानापुर के क्रांतिकारियों ने अपने जान को जोखिम में डालकर तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने की कोशिश में हीरा सिंह, महंगू सिंह और रघुनाथ सिंह शहीद हो गए। इन्हीं के याद में और सम्मान में शहीद स्मारक बनाया गया। यहाँ राष्ट्रीय त्योहारों के दौरान गजब का उत्साह देखने को मिलता है। इसके साथ ही इन वीर पूतों को श्रद्धांजलि भी दी जाती है। महीने के 7 तारीख को आशा कार्यकर्ताओं को वेतन देने के उप मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने की 7 तारीख तक मानदेय और प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने का निर्देश प्रदेश के डिप्टी सीएम और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने दिए हैं। नोडल अफसरों की तैनाती भी इसको लेकर मंडलवार हुई है। यदि इन सब के बावजूद भी आशाओं को मानदेय या किसी प्रकार के प्रोत्साहन राशि मिलने में देरी होती है तो इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि NHM के संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों की 1 से 3 तारीख के मध्य उपस्थिति एवं सेवा प्रदाता से बिल प्राप्त करें। हर महीने की 7 तारीख तक वेतन जारी कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी कर्मचारी के वेतन भुगतान में कोई समस्या आ रही है तो संबंधित कर्मचारी को लिखित में अवगत कराएं। स्वयं समीक्षा करते हुए महीने की 9 तारीख तक संलग्न प्रारूप पर वेतन निर्गत किए जाए। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे विवेक मुश्रान के बारे में। यह एक भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेता है। इनका जन्म 9 अगस्त वर्ष 1969 में उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हुआ था। सौदागर इनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म के बाद इन्होंने कई ऐसी फिल्में की जो काफी हिट रही। इस फिल्म के अलावा इन्होंने राम जाने, सातवां आसमान, ऐसी भी क्या जल्दी है, फर्स्ट लव लेटर और अनजाने आदि फिल्में भी की। फिल्मों के अलावा इन्होंने टीवी चैनलों में भी काम किया जिनमें स्टार प्लस पर प्रसारित धारावाहिक सोनपरी, वहीं GTV पर किटी पार्टी, वहीं सोनी पर भास्कर भारती व दूरदर्शन पर दिले नादान आदि है। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज के बारे में। तो बता दें कि राज्य के अनेक स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए बताया है कि राज्य के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, आकाशीय चमक तथा 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इन दिनों लगातार राज्य में मानसून सक्रिय है और बारिश हो रही है। राज्य के अधिकांश इलाकों में बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिल रही। वहीं मौसम विभाग ने सप्ताह में लगातार बारिश की संभावना जताई है। मुरादाबाद में हुए दंगे की रिपोर्ट विधानसभा में हुई उजागर। बीते ही दिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मानसून सत्र का दूसरा दिन था। प्रश्नकाल की शुरुआत सदन के शुरू होते ही चालू हो गई। हालांकि इससे पहले भी मणिपुर हिंसा को लेकर बवाल देखने को मिला था, जहां अध्यक्ष ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने से इनकार करते हुए कहा था कि सदन में केवल उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर ही चर्चा की जाएगी। उसके बाद बवाल बढ़ता देख बीते कल 11 बजे तक सदन को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि जब कल सदन की शुरुआत हुई तो इस दौरान सीएम योगी के मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश करने की खबर सामने आई, जहाँ 1980 में मुरादाबाद जनपद में हुए इस दंगे की रिपोर्ट पूरे 43 साल बाद विधानसभा में सार्वजनिक की गई। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे कि कैसे मैलवेयर चुरा रहे हैं आपका डेटा। इंटरनेट के इस जमाने में साइबर अपराधियों से बचना काफी मुश्किल होता है। आए दिन ऐसे कई मैलवेयर या अन्य चीजें सामने आती रहती हैं। अब इसी कड़ी में 3 और नए मैलवेयर का पता चला है जो बेहद खतरनाक है। ऐसे मैलवेयर इंटरनेट यूजर्स का डेटा चुरा लेते हैं। एक सिक्योरिटी रिसर्च कंपनी के रिपोर्ट के अनुसार इन 3 मैलवेयर में डार्क गेट, इमोटेट और लोकीबॉट की पहचान हुई है।
इन्फेक्शन समेत कई हथकंडे अपनाकर ये खतरनाक सॉफ्टवेयर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। कंपनी ने जानकारी दी है कि ये तगड़े और एडवांस साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को सेंधने वाला डार्क गेट का यूनिक एन्क्रिप्शन कैसे काम करता है। इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों के सिस्टम में सेंध लगाकर ये मैलवेयर अहम जानकारियां चुरा लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर फाइल्स और ईमेल के जरिए सिस्टम में एंट्री मारते हैं। ये चुपचाप और छिपकर अपना काम करते यूजर्स को इनकी मौजूदगी की भनक भी नहीं लगती और उनका डेटा गलत तरीके से चुरा लिया जाता है। गोरखपुर कैंट स्टेशन यार्ड में इंटरलॉकिंग काम की वजह से 22 दिनों तक रेल संचालन प्रभावित रहने वाले हैं, क्योंकि गोरखपुर कैंट स्टेशन यार्ड में इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। इन वजहों से रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि 16 ट्रेनों को मोड़ ध्वज जननायक समेत मुरादाबाद रूट में रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 5 गाड़ियों के संचालन भी फेरबदल किए गए हैं। सीनियर DCM सुधीर सिंह के अनुसार बापूधारी मोतिहारी एक्सप्रेस 5 दिनों तक रद्द रहेंगी। वहीं 19 से 29 अगस्त तक जननायक एक्सप्रेस रद्द रहने की सूचना सामने आई है। वहीं 3 दिनों तक अधिकतर ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। अमरनाथ एक्सप्रेस को भी बदले रूट से चलाया जाएगा। इसके अलावा जो शेड्यूल है उससे 4 ट्रेनें लेट चलेंगी। काम की बात में आज हम जानेंगे कि खरीदारी में हुए जालसाजी के शिकार तो क्या करें। कई बार हम खरीदारी पर निकलते हैं तो कई ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास आ जाते हैं जो खराब निकल जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट के नाम पर धोखा दे जाती है। फिर आगे कोशिश करते रहो पर ये प्रोडक्ट या अन्य कोई भी चीजें रिप्लेस ही नहीं हो पाते और कंपनियां कई तरह के बहाने बनाती हैं। यदि आप भी कंपनी के इस तरह की जालसाजी में आ गए हैं तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको उपभोक्ता न्यायालय जाना चाहिए। यदि आपके पास उस प्रोडक्ट या सेवा से संबंधित किसी भी प्रकार के सबूत या कागजात मौजूद हैं तो आप संबंधित कंपनी या विक्रेता पर कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ से न्याय आपको आसानी से मिलेगा। साथ ही यहाँ आपको उपचारात्मक क्षतिपूर्ति मिलने के साथ ही जिस पर आपने कार्रवाई की है उसे दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। लिहाजा हमेशा अपने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से जुड़े अधिकारों को पहचानें। संत कबीर जिले के इस 250 साल पुराने बर्तन के उद्योग को मिला GI टैग। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के 250 साल पुराने बर्तन के उद्योग को GI टैग मिल गया है। 250 साल पुरानी पीतल, फूल, गिलंट और तांबे आदि धातुओं से बनने वाली बर्तन की यह विरासत मानो दम तोड़ रही थी, लेकिन GI टैग मिल जाने से इसे एक नई ऊर्जा मिल गई है। GI टैग मिलते ही इस बर्तन को बनाने वाले उद्यमी इसे एक बार फिर से बने ही उत्साह के साथ बनाने में लग गए हैं। आज़ादी से पहले इसका निर्माण बहुतायत मात्रा में किया जाता था, क्योंकि इसकी मांग देश के कई बड़े शहरों के साथ ही नेपाल तक भी होती थी। लेकिन जब स्टील बर्तनों का प्रचलन आया तो यह चलन से बाहर होते चला गया, लेकिन GI टैग मिलने से इसके कारीगरों को एक और राह मिल गई है। गोरखपुर में ऑपरेशन त्रिनेत्र के बीच रखी गई यह अनूठी प्रतियोगिता। गोरखपुर में इन दिनों ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शहर के हर कोने में CCTV कैमरे का जाल बिछाया गया है, जिसमें सबसे अव्वल स्थान पर शाहपुर इलाका है। इस इलाके में कुल 3000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। पूरे यूपी में इसकी संख्या सबसे अधिक है। अब इस इलाके के पुलिस ने 10 अगस्त को एक अनूठी प्रतियोगिता रखी है। दरअसल ADG जोन अखिल कुमार ने यह घोषणा की है कि इस प्रतियोगिता के तहत कोई भी बिना कैमरे की नजर में आए एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा। मालूम हो कि 7 जून को ये ऑपरेशन त्रिनेत्र की शुरुआत हुई थी। अपराधों को रोकने के लिए इसकी शुरुआत पहले गोरखपुर जोन में की गई थी, लेकिन फिर आगे चलकर इसे राज्य के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के पास प्लॉट लेने का शानदार मौका। जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के पास यदि आप प्लॉट लेने के इच्छुक हैं तो आपके लिए यह शानदार मौका है। दरअसल यहां पर कई श्रेणी में 1184 आवासीय भूखंडों की योजना यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निकाली गई है। आप चाहे तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर तक निर्धारित हुई है। मिली जानकारी के अनुसार 18 अक्टूबर को इन प्लॉटों के लिए प्राप्त आवेदनों का ड्रॉ निकाला जाएगा। एक अधिकारी के अनुसार इस स्कीम में 120 वर्ग मीटर के 194 प्लॉट हैं। प्राधिकरण ने सेक्टर 16, 17 और 20 में इस आवासीय प्लॉट योजना को लॉन्च किया है, जिसमें किसानों के लिए 17% कोटे के तहत 34 प्लॉट और उद्यमियों के लिए 10 प्लॉट आरक्षित किए गए हैं। LDA को फ्लैट पर देरी से कब्जा देना पड़ेगा भारी। अक्सर LDA को देरी से फ्लैट पर कब्जा देने की खबर सामने आती है, लेकिन अब LDA को यह करना भारी पड़ रहा। दरअसल यूपी रेरा अब LDA से खरीदारों को विलंब अवधि का ब्याज दिलवाने पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में एक मामले को लेकर यूपी रेरा ने LDA के 15 दिनों में विलंब अवधि का ब्याज चुकाने के आदेश दिए हैं। जितनी धनराशि आवंटी ने LDA में जमा की है उस पर MCLR से 1% अतिरिक्त ब्याज देने होंगे। यदि इस आदेश के बाद भी ब्याज नहीं दिया जाता है तो RC जारी किया जाएगा। यूपी के विधानसभा में विपक्ष के हंगामे को देखते हुए लाए गए यह नए नियम।
उत्तर प्रदेश के विधानसभा की नई नियमावली के तहत कुछ प्रावधान लाए गए, जिसके तहत कोई मंत्री अल्प सूचना पर जवाब देने की स्थिति में ना हो तो विधानसभा सचिवालय को इसकी जानकारी देते हुए इसका कारण भी बताना होगा। साथ ही विधानसभा में मौजूद कोई भी सदस्य अध्यक्ष के आसन की तरफ अब नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा सभा में झंडे, प्रतीक और अन्य कोई भी वस्तु का प्रदर्शन नहीं करेंगे। साथ ही साथ मोबाइल लेकर आने की इजाजत भी किसी भी सदस्य को नहीं दी जाएगी। बता दें कि अभी हाल में ही यह नियमावली विधानसभा के 1962 की बनी विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली का स्थान लेने के लिए सदन में पेश की गई है। साथ ही इसमें कई संशोधन भी किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार यदि मंत्री जवाब नहीं देते हैं तो उसका कारण भी उन्हें बताना होगा। मालूम हो कि यह नियम विपक्ष के हंगामे को देखते हुए लाया गया है। इस राज्य में उत्तर प्रदेश के नया अतिथि गृह बनवाने के लिए सीएम योगी ने दिए निर्देश। प्रयागराज और अयोध्या में सरकारी गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा ताकि दूसरे प्रदेशों से यूपी आने वाले विशिष्ट अतिथियां यहां आराम कर सके। इस गेस्ट हाउस को यूपी से बेंगलोर और दिल्ली जाने वालों को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया जा रहा है। सीएम योगी ने राज्य संपत्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य अतिथियों के लिए प्रयागराज और अयोध्या में नए गेस्ट हाउस की आवश्यकता है। इसी प्रकार बेंगलोर में भी नया अतिथि गृह बनाया जाना चाहिए। इनके लिए यथाशीघ्र भूमि को चिन्हित किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली में यूपी भवन और यूपी सदन के साथ साथ द्वारका स्थित नव लोकार्पित अतिथि गृह इंद्रप्रस्थ की उपलब्धता के बाद भी वहां एक नए अतिथि गृह की आवश्यकता है। ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पक्ष को लगा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दी है। बता दें कि यह याचिका हाईकोर्ट में राखी सिंह और अन्य लोगों की तरफ से दाखिल की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ द्वारा हुई थी। याचिका में यह मांग थी कि श्रृंगार गौरी केस में जब तक वाराणसी जिला अदालत का फैसला नहीं आता तब तक परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने का आदेश दिया जाए। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को पूछताछ के लिए मिला नोटिस। अपने निजी मामलों को लेकर चर्चा में बनी पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और पति आलोक मौर्य को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। बता दें कि यह पूछताछ इसी सप्ताह की जाएगी। बता दें कि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सबूत के तौर पर उन्होंने एक डायरी भी दी है। अपर आयुक्त प्रशासन की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय कमेटी इस मामले की जाँच कर रही। जांच कमेटी इस मामले को लेकर संबंधित दस्तावेज मंगवाकर अध्ययन कर रही है। ज्ञानवापी सर्वे में आज हो सकता है ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार तकनीक से सर्वे। बीते ही दिनों लगातार छठे दिन भी ज्ञानवापी का सर्वे जारी रहा है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके तहत ज्ञानवापी परिसर से सटे गेट नंबर 4 के पास एटीएस कमांडो के साथ साथ पुलिस, आरएएफ व पीएसी के जवान भी हर जगह तैनात दिखे। आज ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार तकनीक से सर्वे किया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार आज रात तक आईआईटी कानपुर से ज्ञानवापी सर्वे में मदद के लिए विशेषज्ञों की टीम वाराणसी पहुंच सकती है। उत्तर प्रदेश के छोटे उद्यमियों ने किया कमाल, 2000 करोड़ तक का ऑनलाइन बेच डाला माल। यूपी के एक जिला एक उत्पाद ई कॉमर्स कंपनियों पर छा गए हैं और यह संभव हो पाया है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, भारतीय पैकेजिंग संस्थान और ब्रांड डेवलपमेंट की जुगलबंदी से, जिसकी मदद से छोटे छोटे शहरों में छिपा हुनर उभर रहा। 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बिक्री मात्र 1 साल में उत्तर प्रदेश के ओडीओपी उत्पादों की हो चुकी है। इसमें सबसे बड़ा योगदान पहली बार विदेशी मेलों में अपने उत्पादों के साथ हिस्सा लेने गए माइक्रो उद्यमियों का है। इन 2 खिलाड़ियों के बिना विश्व कप 2023 में टीम इंडिया की बढ़ सकती है मुश्किलें। अब 2 महीने से भी कम समय रह गए हैं विश्व कप 2023 का आगाज होने में। फाइनल मैच 19 नवंबर को खेला जाना है। हालांकि 5 अक्टूबर से इस टूर्नामेंट की शुरुआत की जाएगी। अब इसी बीच टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर आर अश्विन का एक बयान संजू सैमसन को लेकर सामने आया। उन्होंने कहा है कि संजू सैमसन को बैकअप प्लेयर के लिए टीम इंडिया तैयार कर रही है। बता दें कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को इन दिनों रिहैब प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा। ये दोनों ही टीम इंडिया के प्रमुख खिलाड़ी हैं। विश्व कप 2023 में वापसी के लिए दोनों ही पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इन मेहनतों के बावजूद भी यदि ये दोनों खिलाड़ी विश्व कप के लिए फिट नहीं होते हैं तो टीम इंडिया की काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस वजह से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने FCRA अनुमति के लिए किया आवेदन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी द्वारा बताया गया है कि न्यास ने विदेशी चंदा अधिनियम के तहत विश्व के विभिन्न हिस्सों में लोगों की तरफ से दिए गए चंदे को स्वीकार करना शुरू करने की अनुमति देने के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट ने देश में अब तक व्यक्तियों और संगठनों से अंशदान के रूप में 3200 करोड़ रुपए से अधिक अंशदान एकत्र किए हैं। आगे उन्होंने बताया कि विदेशों में रह रहे भारतीयों का वहां से अंशदान एकत्र किया
हम इन अंशदान को प्राप्त करना शुरू करेंगे क्योंकि हमने FCRA अनुमति के लिए आवेदन किया और हम जरूरी अनुमति मिलने को लेकर आश्वस्त हैं। प्राइमरी स्कूलों में सबसे ज्यादा एडमिशन लेने में यूपी का यह जिला सबसे आगे। सीएम योगी की सरकार प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के नामांकन को बढ़ाने पर जोर लगा रही। मिली जानकारी के अनुसार पूरे राज्य में इस मामले में पहले स्थान पर लखीमपुर खीरी जिला आया है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर सीतापुर और बहराइच जिला तीसरे स्थान पर है। इन स्कूलों में नामांकन सितंबर महीने तक चलते रहेंगे। वहीं जिन स्कूलों में अभी तक नामांकन नहीं करवाया है उन्हें चिन्हित कर नामांकन दिलवाया जा रहा। लखीमपुर खीरी के BS प्रवीण तिवारी द्वारा जानकारी दी गई है कि नई शिक्षा नीति में अब बेसिक स्कूलों में कक्षा 1 में बच्चों का नामांकन 6 साल की उम्र में हो रहा है। जिले में नामांकन बढ़ाने के लिए आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित कर नामांकन कराया गया है। वही स्कूलों में नामांकन मेले आयोजित कर बच्चों का प्रवेश कराया गया। प्रवेश की यह प्रक्रिया सितंबर तक चलेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी के मंत्री पर किया पलटवार। योगी सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के अहीर को लेकर दिए गए विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उन शक्तिहीन बेबस मंत्रियों की व्यक्तिगत टिप्पणी पर क्या जवाब देना, सरकार में जिनकी कोई गिनती तक नहीं। हमारी तो प्रार्थना है कि बेचारगी से त्रस्त ऐसे मंत्री जी को सन्मति दे भगवान। यदि अहंकार से मति भंग होने का कोई उपचार होता तो हम उसके लिए भी सच्चे मन से प्रार्थना करते। बता दें कि लक्ष्मी नारायण चौधरी ने अखिलेश के छुट्टा जानवरों का मुद्दा न उठाने पर कहा था कि अखिलेश यादव अपनी असलियत से भटक रहे हैं। हीरो का काम ही जानवर पालना था, वो अपने पैतृक धंधे को ही भूल रहे हैं। कई कारणों से भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। वर्ष 1329 में पॉप जॉन 22वें ने भारत के क्यूलोन में पहले कैथोलिक धर्म प्रदेश की स्थापना की। वर्ष 1942 में मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा देने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 50 समर्थकों के साथ गिरफ्तार किए गए। वर्ष 2006 में भारतीय राज्य केरल ने पेप्सी कंपनी और कोका कोला कंपनी द्वारा शीतल पेय के निर्माण और खपत पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इन पेय पदार्थों को बनाने के लिए पानी में मौजूद कीटनाशक अवशेषों के उच्च स्तर का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2008 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के समर्थन से मलेशिया के सांस्कृतिक मंत्री और सांसद मोहम्मद शफी अरदाल को राष्ट्रकुल संसदीय संघ का नया अध्यक्ष चुना गया। वहीं आज के दिन ही राष्ट्रीय स्तर पर भारत छोड़ो दिवस और नागासाकी दिवस मनाया जाता है। आज के दिन ही वर्ष 1975 में भारतीय अभिनेता महेश बाबू का जन्म हुआ था। 13 अगस्त तक प्राइमरी शिक्षकों के तबादलों को लेकर शासन ने मांगी ये सूचना। 13 अगस्त तक परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के अंदर जनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए अहड़ और अनहड़ आवेदन मांगे गए हैं। इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा निर्देश दिए गए। उन्होंने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के पोर्टल पर अनहड़ रजिस्ट्रेशन पत्र को निरस्त करने व अहड़ पत्र को सबमिट करने के साथ ही स्थानांतरण का लाभ लेने की संबंधी सूचना देने की बात कही है। अहड़ रजिस्ट्रेशन पत्र को 31 जुलाई तक सबमिट करने की कार्यवाही अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से 10 से 24 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवाने की बात की गई थी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।